નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, દ્વારિકા હેલ્થ શોમાં હું પિનેલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। અહીંયા આજે ખાસ કરીને જ્યારે વર્લ્ડ હેલ્થ ડે હમણાં જ ગયું છે ત્યારે આપણે હેલ્થ રિલેટેડ ઘણી બધી વાતો કરીશું। હેલ્થને લઈને જે તે સમસ્યાઓ રહેતી હોય છે, જે તે બીમારીઓ થતી હોય છે તેની આપણે ચર્ચા કરીશું। અને ખાસ કરીને આ શોમાં આપણે તમને જણાવતા હોઈએ છીએ, મેદસ્વીતાની બીમારી વિશે આપને જણાવતા હોઈએ છીએ। આજે મેદસ્વીતાથી થતા જે પણ નુકસાન છે, મેદસ્વીતાની આ બીમારીના કારણે જે અન્ય સમસ્યાઓ થતી હોય છે, અન્ય પ્રોબ્લેમ્સ પર જે ઇફેક્ટ પડતી હોય છે, વધારે જે ઇફેક્ટ પડતી હોય છે તેના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું। અને સાથે જ એનામાંથી કઈ રીતના બહાર આવી શકાય છે એ તમામ ચર્ચા આજે આપણે કરીશું। જેની માટે ખાસ મારી સાથે અહીંયા જોડાઈ ગયા છે ડૉક્ટર અવિનાશ ટાંક, જેઓ સિનિયર ઓબેસિટી એન્ડ ગેસ્ટ્રો સર્જન છે। 15 યર્સ ઓફ એક્સપિરિયન્સ છે અને મોર દેન 1000 સક્સેસ સર્જરીઝ તેમણે કરી છે અને રાઇટ નાઉ હી ઇઝ વર્કિંગ એટ દ્વારિકા ક્લિનિક સેન્ટર ફોર વેટ લોસ ટ્રીટમેન્ટ એટ સેટેલાઇટ। તો અત્યારે આપણી સાથે છે ડૉક્ટર અવિનાશ ટાંક। डॉक्टर अविनाश, आपका स्वागत है, वेलकम टू द स्टूडियो। नमस्कार। तो डॉक्टर अविनाश, जैसा कि आज हम ओबेसिटी के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन ओबेसिटी की ये जो प्रॉब्लम है, मेदस्वीता की जो ये प्रॉब्लम है, वो ये बीमारी किस किस तरह से नुकसान पहुंचाती है? क्योंकि हम हेल्थ रिगार्डिंग आज चर्चा कर रहे हैं कि हेल्थ को लेके जैसे कि अभी मैंने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ डे गया है तो लोग काफ़ी सारी ऐसी बातों का ध्यान रखते हैं जिससे कि हेल्थ ठीक रहे। लेकिन अगर किसी को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तो वो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बढ़ा देती है। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या ओबेसिटी कोई मेडिकल डिजीज़ है क्या? हाँ पिनल बेन, लास्ट संडे को वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया गया। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक ये दिन के रूप मनाया जाता है जहां अपन अपने कॉमन जो प्रॉब्लम आती हैं उनके प्रिवेंशन के लिए हम सोसाइटी में क्या कर सकते हैं इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने का एक दिन माना जाता है। ये हेल्थ का डेफिनेशन क्या है मैं ये भी बताना चाहूँगा। WHO ने डिफाइन किया है कि कंप्लीट वेलबींग ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्टेटस, यानी शरीर ही नहीं मन का भी वेल होना जरूरी है और सोशल सपोर्ट, अपना पारिवारिक और सामाजिक जीवन है उसका भी नॉर्मल होना, हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। जब ये तीनों फैक्टर साथ में जब मिलते हैं तब जाके हम कहते हैं कि हाँ ये पर्सन हेल्दी है। जी 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 जी। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि जैसा कि ओबेसिटी मतलब अगर मोटापा एक तरह से हम बोल सकते हैं तो लोग उसे नॉर्मल भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे ही मोटापा आ रहा होगा हमारे खाने पीने की वजह से, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते कि एक मेडिकल प्रॉब्लम है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आज के समय में ओवरवेट, वजन का ज़्यादा होना, इसको लोग नॉर्मल तरीके से ही देखते हैं। उनको परिवार के लोग धीरे धीरे वेट गेन करते हैं, उनको लगता है कि तो नॉर्मल चीज़ है। अच्छे घर में अच्छा खाना पीना अच्छी बात मानी जाती है। तो अगर ओवर वेट को सब लोगों ने जैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड की तरह ही मान लिया है, जबकि जो लोग ओवर वेट हैं वो अगर ध्यान नहीं रखें तो आने वाले समय में उनका वेट और बढ़ जाता है और वो ओबेसिटी के शिकार होते हैं। ओबेसिटी के लोगों को तकलीफ शुरू में नहीं आती है, उनको लगता है कि वेट ही मेरा ज़्यादा है, मुझे भी कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए वो अपने आप को पेशेंट के नज़रिए से देखना पसंद नहीं करते हैं। और यही चैलेंज हमारे सामने है कि जब वो लोग किसी तकलीफ के बाद हमारे पास में आते हैं तब उनके शरीर को काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। तो इस दिन के मौके पर WHO ये अवेयरनेस क्रिएट करता है कि जो लोग ओवरवेट हैं या जो लोग ओबेज हैं, अगर वो शुरू से ही अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपना वेट नहीं आगे बढ़ने दें, तो वो कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जी जी। लेकिन उसके लिए उन लोगों को ये पहले समझना ज़रूरी है कि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, उसे नॉर्मल ना लिया जाए, तभी वो जल्दी से डॉक्टर के पास जाएंगे और ट्रीटमेंट शुरू हो पाएगी। डॉक्टर, ये ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से बॉडी को डैमेज करती है, कैसे शुरुआत होती है? ओबेसिटी अपने बॉडी को लगभग सारे ऑर्गन्स को डैमेज करती है। और मैं इसको आप एक एग्जांपल के तरीके से समझाना चाहूँगा कि जैसे अपने 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, जितनी सीटिंग कैपेसिटी है अगर उससे ज़्यादा पैसेंजर या मेंबर्स को आप उसमें लोड करेंगे तो अपन जानते हैं कि कार का या 2 व्हीलर का नुकसान होगा। वो नुकसान उनके टायर के घिसने की वजह से हो सकता है, वो इनके इंजन पे जोर पड़ने से हो सकता है, माइलेज ख़राब हो सकता है, ओवरऑल कार की या 2 व्हीलर की बॉडी को नुकसान हो सकता है। तो अल्टीमेटली ये जब ओवरलोड की प्रोसेस अगर गाड़ी पे, कार पे बनी रहे तो गाड़ी का लाइफ स्पान कम हो जाता है। जहाँ नॉर्मल कार अपने 7 to 10 ईयर की लाइफ मानते हैं तो वो 3-4 साल की लाइफ रह जाती है। उनको बार बार फ्रिक्वेंटली मेंटेनेंस के लिए आपको शोरूम में सर्विस के लिए भेजना पड़ता है। ठीक इसी तरीके से जैसे कार के ओवरलोड होने से कार की लाइफ कम होती है, वैसे ही अपनी बॉडी के ओवरलोड होने की वजह से अपने शरीर में कई सारी बीमारियाँ आती हैं। लगभग हर ऑर्गन का अफेक्ट पड़ता है, ब्रेन पे अफेक्ट पड़ता है, हार्ट पे अफेक्ट पड़ता है, किडनी पे इफेक्ट पड़ता है, जॉइंट्स पे इफेक्ट पड़ता है
और अब जी। तो नए रूप में कैंसर का भी आना सामने हुआ है। तो एक तरह से क्योंकि बॉडी के लगभग हर ऑर्गन पे इसका बुरा असर पड़ता है, जी जी इसलिए हम कहते हैं कि ओबेसिटी को या ओवरवेट को आप एक नॉर्मल एंगल से ना देखें, इसको एक बीमारी की तरफ से देखें। हाँ, ये देखा कि जब हम किसी चीज़ को बीमारी की तरफ से देखते हैं तो हम उसमें सचेत हो जाते हैं, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, उससे दूर रहने का प्रयास करते हैं। तो इसी तरह से इस दिन हम ये अवेयरनेस देना चाहते हैं सोसाइटी को कि अपने को हेल्दी रखने के लिए अपने को नॉर्मल वेट रखना चाहिए। जी जी जी, मतलब ये हमारी बॉडी के लगभग सारे ऑर्गन्स पर इफ़ेक्ट करता है। अगर सबसे पहले हम बात करें हार्ट की, तो डॉक्टर अविनाश, ये हार्ट पर किस तरह से इफ़ेक्ट करता है? अगर ओबेसिटी की समस्या है तो हार्ट पर क्या गलत असर होगा इसका? हाँ, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा था कि कार को ओवरलोड किया तो उसके इंजन पे जोर पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर अपना वेट ज़्यादा है, मे बी 10 kg, 15 kg, 20 kg या 50 kg, तो अल्टीमेटली लोड हार्ट पे पड़ता है, क्योंकि हार्ट को पंपिंग करने का जो काम है, जो पंपिंग करके ब्लड को पूरी बॉडी में आगे भेजता है, तो उसको ज़्यादा वजन है तो हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा। यही पंपिंग का प्रेशर ज़्यादा आता है तो ऐसे लोगों में वो ब्लड प्रेशर के रूप में बीमारी सामने आती है। तो ओके। कम उम्र में लोगों को हार्ट की पंपिंग ज़्यादा करने की वजह से ब्लड प्रेशर की बीमारी सामने आती है और वो फिर उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती है। अगर ये प्रोसेस ओवरवेट की बनी रहे, वजन और ज़्यादा बढ़ता रहे, तो डेफिनेटली हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है, और जब कोई भी ज़रूरत से ज़्यादा काम करता है तो उसके थकने की संभावना रहती है। वैसे तो गॉड गिफ्ट है कि हार्ट की मसल्स कभी थकती नहीं है, जी। लेकिन अपन ये भी जानते हैं, समझते हैं कि जब भी कोई ओवरलोड हो, एक्सेस में काम करना पड़े, तो उसको थकावट जरूर आती है। और यही हार्ट की तकलीफ थकावट के रूप में अगर आए तो हार्ट काम करना कम कर देता है, बंद हो जाता है, जिसको हम भाषा में हार्ट अटैक के रूप में कहते हैं। तो जी। ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक दोनों का ओबेसिटी के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तो हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम हो सकती है ओबेसिटी की वजह से। अभी इसके अलावा और अलग बात करें, अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट है तो उसको वैसे तो नॉर्मली हम ये भी देखते हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं तो उनका वजन कभी कभी घटता भी है, लेकिन अगर ओबेसिटी की प्रॉब्लम डायबिटीज़ पेशेंट को हो तो उससे ज़्यादा और क्या प्रॉब्लम्स होगी डायबिटीज़ पेशेंट को अगर ओबेसिटी भी हो तो? ओबेसिटी और डायबिटीज़ में काफ़ी नज़दीक का संबंध है। अगर आप ध्यान से देखें या देखिएगा, अपने आसपास समाज में, घर में जो लोग डायबिटिक हैं उसमें 70-80% लोग ओवरवेट हैं जी। और ओवरवेट के साथ उनका वजन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ओबेसिटी से डायबिटीज क्यों आती है वो समझाना ही चाहता हूँ कि ओबेसिटी के जो फैट होती है, फैट से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं जो डायबिटीज के नॉर्मल हार्मोन को काम करने से रोकते हैं। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जी। इंसुलिन बॉडी का नॉर्मल हार्मोन है जो शुगर को डाइजेशन करने में काम आता है, लेकिन ओबेसिटी के फैट से जो हार्मोन निकलते हैं वो इंसुलिन को नॉर्मल काम नहीं करने देते हैं। इस वजह से डायबिटीज़ की रूप में तकलीफ सामने आती है। जी, मतलब ओबेसिटी के कारण डायबिटीज होती है, ये कह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, सही कहना। जी, और अगर डायबिटीज पेशेंट कोई है ऑलरेडी और उसे ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी आती है तो वो उसके लिए कितना ज़्यादा खतरनाक है? हाँ, तो उसका खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज़ की दर्दी में ओबेसिटी आने से उसका शुगर का लेवल और ज़्यादा अनकंट्रोल रहेगा। डायबिटीज़ का लेवल अगर अनकंट्रोल रहता है तो बॉडी के लगभग इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को डैमेज करता है। डायबिटीज़ मुख्य रूप से खून की नलियों को डैमेज करती है या जो दर्द की नलियाँ नर्व्स होती हैं उनको डैमेज करती है। तो अगर डायबिटीज़ ने खून नली को डैमेज करना शुरू किया तो अगर आपको ऑर्गन के हिसाब से बताऊं तो अगर ब्रेन की वेसल्स को डायबिटीज़ वेसल अगर डैमेज करती हैं तो दर्दी को स्ट्रोक, लकवा ऐसी तकलीफ आएगी। वही डायबिटीज़ अगर आइज़ की वेसल्स को ब्लॉक करती है तो उसमें ब्लाइंडनेस आएगी। जी। वही डायबिटीज़ की वेसल्स अगर हार्ट की वेसल्स को ब्लॉक करती है तो साथ में हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। यही डायबिटीज अगर किडनी की वेसल्स को ब्लॉक करती है तो दर्दी में किडनी की तकलीफ आती है, जो बाद में किडनी डायलिसिस पे जाना पड़ता है, किडनी ट्रांसप्लांट तक कराना पड़ता है। यही ब्लड वेसल्स डायबिटीज़ के दर्दी अगर पैरों की ब्लड वेसल्स को डैमेज करती हैं तो फुट में अल्सर हो जाते हैं, फुट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो कुछ केस के अंदर दर्दी का पैर भी हटाना पड़ता है क्योंकि पैर में इन्फेक्शन आ जाता है जो आसानी से कंट्रोल में नहीं आता है। तो इस तरीके से डायबिटीज़ को हम एज ए मेडिकल लैंग्वेज में स्वीट पॉइजन की तरह मानते हैं और एज ए डॉक्टर की तरह हम फैमिली मेम्बर्स को ये समझाते हैं कि आपका शुगर का लेवल हमेशा नॉर्मल होना चाहिए। अगर शुगर का लेवल नॉर्मल रहेगा तो ही अपने को बॉडी में डायबिटीज़ के इफेक्ट्स से बचाव हो सकता है। जी 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 जी, तो ये इस तरह से ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी होती है और अगर डायबिटीज़ पेशेंट है और ओबेसिटी है तो वो और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं जो भी पेशेंट है उसके लिए। अभी यहाँ पर डॉक्टर आपने कहा कि ये जॉइंट्स में भी
प्रॉब्लम करता है, तो जॉइंट्स पर कैसे असर होता है? अगर कोई भी है जैसे ओबेसिटी की समस्या है, ओवरवेट होने के कारण जॉइंट्स पर क्या असर होती है? जॉइंट्स का डैमेज भी मैकेनिकल प्रेशर मैकेनिज्म से समझाऊं, फिर एग्जांपल वही है कि कार को अगर ओवरलोड किया तो पहला नुकसान कार के टायर पे प्रेशर पड़ेगा, हाँ जी। तो कार के टायर जल्दी घिसेंगे, अपनी कार का सर्विस जल्दी करवानी पड़ेगी। ठीक इसी तरह से अपना जो ओवरवेट है वो सारा जोर अभी अपने हिप जॉइंट पे आता है, अपने नी जॉइंट पे आता है और अपने एंकल जॉइंट पे आता है और कुछ हद तक अपने स्पाइंस पे भी जोर आता है जी। तो जितने समय तक प्रेशर ज़्यादा रहेगा उतना धीरे धीरे इन जॉइंट्स का घिसाव ज़्यादा होगा, घिसाव जल्दी होने लगेगा तो दुखाव जल्दी शुरू होगा, वजन फिर भी बढ़ता रहेगा, घिसाव ज़्यादा होगा, दुखाव ज़्यादा होगा, तो अंत में ऐसी स्थिति बन जाती है कि अपन दर्दी बिना दर्द दवा के चल फिर भी नहीं सकते हैं। जी जी जी। तो अगर इस तकलीफ का बचाव करना है तो अपन को अपना वजन नॉर्मल रेंज में रखना चाहिए। तो यानी ज़्यादा वजन होने से घुटनों पे प्रेशर पड़ता है, इसकी वजह से घुटनों के गादी का घिसाव जो है वो बहुत जल्दी होने लगता है। जी जी जी, मतलब वजन ओवरवेट होने के कारण जब उस पर वजन पड़ता है तो वो कहते हैं कि वो जॉइंट पे जो घसारा होने लगता है वो उस वजह से हो सकता है, ओबेसिटी की समस्या की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अभी यहाँ पर लीवर की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ही ऐसे तो ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हार्ट और लिवर की अगर बात की जाए तो हार्ट की जैसे बात की उसी तरह से लिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर ओबेसिटी पेशेंट को है तो लिवर पर उसकी क्या बैड इफेक्ट होती है? अपन जब वेट गेन करते हैं तो अपने बॉडी में ये फैट कहीं ना कहीं स्टोर होती है जी। सबसे पहले अपनी ये स्किन के नीचे स्टोर होना शुरू करती है, जिसको हम सबक्यूटेनियस प्लेन कहते हैं। अपने स्किन की चमड़ी जो है उसके नीचे शुरू होती है और जब और अपन वेट गेन करते हैं यानी अपना कैलोरी इनटेक यानी खान पान में कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा फैट है वो फिर इंटरनल ऑर्गन्स में जाके इकट्ठा होने लगती है, जिसमें एक ओमेंटम ऑर्गन है जो अंदर इंटेस्टाइन के ऊपर प्रोटेक्टिव लेवर का काम करता है और दूसरा लीवर है और तीसरा स्वादुपिंड है। तो जब एक्स्ट्रा फैट अंदर जाने लगती है तो वो जाकर के लीवर पे जमा होती है, स्वादुपिंड पे जमा होती है, ओमेंटम में इकट्ठी होती है, ये जाकर के वहाँ लीवर को डैमेज करती है, पेनक्रियास को डैमेज करती है। जी जी जी, हम इस बारे में बात और करेंगे, लेकिन एक कॉलर मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, डॉक्टर बात कर रहे हैं मैं जी। तो सभी तकलीफ मेरे में है जी तो मुझे क्या करना चाहिए वो उनसे हमको पूछना है। जी डॉक्टर अविनाश आपके साथ जुड़ गए हैं। अगर आपको सारी तकलीफ है तो आपसे निवेदन है आप हमसे मिलने हमारे क्लिनिक पे जरूर पधारें। आपने जो भी रिपोर्ट्स कराए हैं, जो भी ट्रीटमेंट पहले लिया है, सारे पेपर्स हमारे पास लेके आए, हम आपके केस का पूरा एनालाइज करेंगे और आपके लिए जो भी बेस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट होगा जिससे आपकी तकलीफ भी दूर हो और आपका वजन भी कम हो वो सलाह आपको देंगे। हम क्या उनसे उनके बारे में उनको क्या ओबेसिटी की प्रॉब्लम है या नहीं वो पूछ सकते हैं? हेलो। हाँ जी, मुझे क्लिनिक का एड्रेस चाहिए। जी, वो आपको हमारे शो के एंड में मिल जाएगा, हमारे शो के एंड में जो जी द्वारिका क्लिनिक सेंटर का एड्रेस आपको मिल जाएगा, तो आप उसमें देख सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं आप डॉक्टर को। ओके ओके। और जैसा कि उन्होंने कहा कि अपने रिपोर्ट्स लेके आप उनके क्लिनिक की मुलाकात लीजिए तो आपको पूरी तरह से मार्गदर्शन मिलेगा। सर का नंबर मिलेगा? हाँ जी 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 जी, आपको हमारे शो में मिल जाएगा। जी, फ़ोन करने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। तो ख़ास करके ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें शायद ओबेसिटी की वजह से सारी एक साथ मीन्स एक ही प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि हमने अगर डायबिटीज़ की बात की तो वो भी हो सकता है शायद उन्हें जॉइंट की भी प्रॉब्लम हो, मतलब एक साथ काफ़ी सारी तकलीफ़ें होने लगती है। डॉक्टर ऐसा भी होता है कि एक प्रॉब्लम ही नहीं लेकिन उसके साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम्स भी साथ साथ में होने लगती है। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा देखने को मिलता है। एक दर्द में 2, 3, 4, 5, 6 तरह की करीब हमारी लिस्ट में करीब 15 तरह की बीमारियां ऐसी हैं जो कॉमनली देखने को मिलती है और काफ़ी लोगों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम एक साथ देखने को मिलती है। इसका कारण क्या है अपन सोचें तो उन्होंने शुरुआती समय में यानी 5 साल 10 साल पहले जब उनका वेट बढ़ने लगा तब उन्हें बढ़ते हुए वेट को इग्नोर किया, उन्होंने इग्नोर किया, अपन लोगों में अवेयरनेस ने अपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने जैसे बताया कि ओवरवेट से बॉडी के ऑर्गन्स में डैमेज होना शुरू होता है, तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले 10 साल 5 साल बाद के अंदर वो डैमेज अपने बीमारी के रूप में सामने आएगा। जी जी और जब बीमारी के सामने आता है तो हमेशा मानते हैं कि थोड़ा डैमेज बॉडी को हो चुका है। तकलीफ होने के बाद तो मेडिकल साइंस या हम जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन इस सेशन का मतलब अपने शो का पर्पज एक ये भी है कि जिनको अगर कम तकलीफ है अगर वो अभी से प्रिवेंशन पे ध्यान दें तो अपने आप को हेल्दी बना के रख सकते हैं। जी जी जी, तो हम लिवर की बात कर रहे थे डॉक्टर कि लिवर पर किस तरह से इफेक्ट होता है। तो जैसे एक्सेस फैट बॉडी में जमा होती है तो लिवर पे भी जाके जमा होती है,
लीवर पे जमा होने से वहाँ पड़ी हुई फैट लीवर की सेल्स को डैमेज करना शुरू करती है, जी। जिसको हम स्टीटियोहेपेटाइटिस बीमारी के नाम से कहते हैं। लीवर की तकलीफ अपन सब जानते हैं कि अल्कोहल के पीने की वजह से कॉमनली होती है, लेकिन अपन ये भी जानते हैं, ये समझते हैं कि अल्कोहल बॉडी को नुकसान करता है, इसलिए अल्कोहल का यूज काफ़ी कम हो गया है। जी 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 जी। अल्कोहल की वजह से लीवर की बीमारी के केस काफ़ी कम हो गए हैं, मैं यूँ कहना चाहूँगा ये। लेकिन जैसे ये फैट है ओबेसिटी के दर्दियों में लिवर में जाके जमा होती है, तो ये भी लिवर सेल को डैमेज करती है। ये डैमेज उसी तरीके से होता है जैसा अल्कोहल लिवर को डैमेज करता है। तो दोनों भी समय सेम लेते हैं, यानी आने वाले 5 साल 10 साल तक 15 साल तक आप अगर अपना लिवर फैटी लिवर है और अगर उसका अपना फैट को लिवर से नहीं हटाया, यानी अपना वेट कम नहीं किया या डॉक्टर की सलाह नहीं ली है, तो लिवर में जमा फैट लिवर को डैमेज करना शुरू करती है और अल्टीमेटली लिवर खराब होने की स्थिति में आ जाता है। जी 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 जी। तो इस तरह से ये लिवर पर भी बैड इफेक्ट करती है का बीमारी। अब पित्ताशय की अगर बात की जाए तो पित्ताशय पर ये किस तरह से बैड इफेक्ट करती है? ओबेसिटी की अगर प्रॉब्लम है तो पित्ताशय पर क्या असर होता है? ओबेज लोगों में ये पाया गया है कि उन्हें पित्ताशय की थैली में पथरी बनने की संभावना ज़्यादा होती है। ओके, ओबेसिटी की वजह से पित्ताशय में थैली होती है? हाँ, पित्ताशय में पथरी होती है? एक संभावना है। पित्ताशय में स्टोन बनने के कई सारे कारण हैं। कुछ दर्दियों में स्पष्ट कारण का हमें पास अभी कोई जानकारी नहीं है, वो हमारे लिए रिसर्च का विषय है जिस पर रिसर्च जारी है। लेकिन पित्ताशय की थैली की पथरी यूजुअली फीमेल्स में ज़्यादा बनती है, जो अराउंड 40 ईयर्स की होती है और जो फर्टाइल एज ग्रुप में होती है, यानी जो प्रेगनेंसी कंसीव करने की एज होती है, उस एज में फीमेल में बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। जी 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 जी। डॉक्टर, एक कॉलर मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनसे बात करते हैं, फिर ये सवाल के जवाब को आगे बढ़ाएंगे। हेलो। हाँ बोलो जी, आपનું નામ જણાવશો, ક્યાંથી વાત કરી રહ્યા છો? જાડો કેતો ઉપલેટ જી, શું સવાલ આપને પૂછવો છે આપ પૂછી શકો છો, ડોક્ટર વિનાશ આપની સાથે જોડાઈ ગયા છે। હા મેટ ઘટાડવા માટે શું શું કરવું જોઈએ, શું ખોરાક લેવો જોઈએ? જી, વજન ઘટાડવા માટે। હા મેટ हेलो। હા મેટ ઘટાડવા માટે શું કરો, શું ખોરાક લેવાનો? जी, डॉक्टर अविनाश। मैं समझ रहा हूँ कि इनका मेद श्वेता मोटापे से संबंधित जी, खुराक जी। होगा इनका। तो खुराक में आपको मिठाई या स्वीट या वाइट शुगर की जो स्वीट्स होती हैं उसका यूज नहीं करना चाहिए। साथ में आपको घी तेल का सेवन ज़्यादा नहीं हो। घर का बना हुआ घी हम अच्छा मानते हैं, और जो बाहर का फ्राइड आइटम है जो अच्छे तेल में डीप फ्राइड होकर यूज बनता है, बनाया जाता है, या बाहर का खाना जो होता है या शादी ब्याह का जो खाना होता है वो डीप फ्राइड फूड अवॉइड करना चाहिए। पेक्ड फूड भी अवॉइड करना चाहिए, पेक्ड फूड भी डीप फ्राइड होते हैं ये। जी। तो यूँ कहना है कि मिठाई और तली हुई चीज़ों का सेवन कम से कम या ना करें तो सबसे अच्छा है। जी। साथ में खाने में हरी सब्जियों की मात्रा ज़्यादा लें, वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा लें, फ्रूट्स की मात्रा ज़्यादा खाएं। कोशिश करें कि आपका 50% आपका पेट है वैसे बढ़ जाए, भूख इससे शांत हो जाए आपकी ये। और साथ में प्रोटीन का भी सेवन ज़्यादा करें। प्रोटीन अपने यहाँ राजमा चावल इस रूप में ज़्यादा मिलती है, पनीर में होती है, तो उस प्रोटीन का दूध में प्रोटीन होती है, तो इनका सेवन ज़्यादा करें। तो जितना नेचुरल फार्म में ग्रो फार्म हाउस यानी खेत के बनी हुई जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें फल फ्रूट हैं, धन अन्न है, अगर इनका अपन यूज करेंगे तो अपन स्वस्थ रहेंगे, उससे अपना वजन भी कम होगा और आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी, मतलब ये नॉर्मल एडवाइजेस हैं जिससे कि ओबेसिटी की प्रॉब्लम आए ही नहीं, उसके लिए हम ध्यान रख सकते हैं, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए। साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि ये तो डाइट को कंट्रोल करने का एक तरीका है, लेकिन अगर वेट ऑलरेडी ज़्यादा है या थोड़ा ज़्यादा हो और आगे नहीं बढ़े, उसके लिए अपन को उस एनर्जी को यूज करने की ज़रूरत है, कैलोरी को यूज करने की ज़रूरत है, जिसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप 7 दिन में अगर 5 से 6 दिन तक करीब हाफ एन आवर से 1 आवर तक रेगुलर वॉक करने जाते हैं तो भी अच्छा है, आप रन करते हैं तो भी अच्छा है, आप जॉग करते हैं तो भी अच्छा है, आप जिम जाते हैं तो भी अच्छा है। हमारा ये कहना है कि आप कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो अपने रूटीन एक्टिविटी से हटके हो। कुछ लोग कहते हैं कि हम घर का काम, लेडीज ये कहती है हम घर में इतना काम करते हैं, हम काम इतना चल लेते हैं। मेरा मानना है कि आप जो घर का काम करते हो ये तो अपने रूटीन एक्टिविटी या रूटीन हेल्थ के लिए ज़रूरी है, लेकिन जब वेट ज़्यादा बढ़ गया है तो अपने को एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है, और एक्स्ट्रा एफर्ट में अपन एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। आप किसी भी समय घूमने जा सकते हैं, किसी समय जिम जाके एक्टिविटी कर सकते हैं, तो किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में जिम में काम करें, आप खुद वॉक करने जाएं, तो जो भी आपका रिसोर्स हैं, जो सुविधाएं आपके आसपास में उपलब्ध हैं, लेकिन उसके अनुसार आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। मतलब अगर वो हमने बात की कि हम कैसे बच सकते हैं अगर वेट
हो ही गया है ज़्यादा तो कैसे हम उसे कम कर सकते हैं, ये उसके बारे में आपने बताया। एक और कॉलर मित्र हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो તો जी, આપનું નામ જણાવશો, ક્યાંથી વાત કરી રહ્યા છો? મેડમ અમદાવાદથી બોલું છું, અશોક સચદેવ બોલું છું. જી અશોકભાઈ, આપને જે તે સવાલ ઓબેસિટીને લઈને પૂછવો હોય આપ પૂછી શકો છો. ડૉક્ટર વિનાશ આપની સાથે જોડાઈ ગયા છે. ઉંમર 57 યર છે અને વેઇટ 73 kg છે. તો પિત્તાશયમાં મલ્ટિપલ જીબી સ્ટોન બતાવે છે, તો એ થવાનું રીઝન શું હોઈ શકે અને સર્જરી સિવાય કોઈ ઓપ્શન ખરો? जी डॉक्टर। अशोक भाई, पित्ताशय तिल पथरी बनने का कारण हर केस में स्पेसिफिक के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। के कारण होते हैं, हमने जिक्र किया कि वो फीमेल में ज़्यादा होते हैं लेकिन मेल में भी ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, हमारा रिसर्च का मुद्दा है, ये रिसर्च चल रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर पित्ताशय तिल में पथरी है, दर्द को दुखाव होता है, तकलीफ हो रही है, तो इसका इलाज करवाना चाहिए। आज के समय में सबसे अच्छा, सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है कि इसका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन किया जाए। पथरी का ऑपरेशन होने के बाद में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि जब पित्ताशय की थैली में पथरी बनने लगी है, इसका मतलब पित्ताशय की थैली ने अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, उनकी काम करने की क्षमता कम हो गई है, इसीलिए उसके अंदर पथरी का बनना शुरू हुआ है। तो आपको दुखाव के अलावा वो पथरी अगर बॉडी में रही तो कई सारे कॉम्प्लिकेशन दे सकती है। जैसे ये पथरी पित्त के साथ अगर नीचे उतरना शुरू करती है तो पित्त की नली में ब्लॉकेज करेगी, तो आपको कमड़ा जॉन्डिस हो सकता है, कभी साथ में ताव भी आ सकता है। और अगर पथरी नीचे उतरते तो अगर स्वादुपिंड में ब्लॉक हो जाती है तो वो पेनक्रेटाइटिस है, स्वादुपिंड की स्वेलिंग कर देती है। तो ये कई बार ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन भी करती है। तो हमारा स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि पित्ताशय थैली में पथरी है तो आप प्लानिंग के साथ एक्सपर्ट डॉक्टर से मिले, आप हमारे सेंटर पे आएँ, हम आपको पूरी जानकारी देंगे और आप सर्जरी से आपको वन टाइम सॉल्यूशन मिल जाएगा। जी 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 डॉक्टर, तो हम पित्ताशय की ही बात कर रहे थे, तो मतलब जैसा कि ये भी एक केस हमने सुना कि मतलब अगर ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तो पथरी के अलावा ओबेसिटी की वजह से पित्ताशय पर कोई और बैड इफेक्ट तो नहीं होती? हाँ, ओबेस लोगों के पित्ताशय के फंक्शनिंग थोड़ा स्लो हो जाता है। और स्लो होने की वजह से जो पित्त का फंक्शन है कि बाइल को आगे पुश करना, वो फंक्शन स्लो हो जाता है। तो एक संभावना जताई जा रही है कि जब बाइल पित्ताशय थैली में रहता है और स्लोली खाली होता है तो शायद इस वजह से स्टोन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। जी जी जी, अभी डॉक्टर हमने काफ़ी सारे ऑर्गन्स के बारे में बात करी, लेकिन इसी के साथ हम ये भी एक बार सारे दर्शक मित्रों को बताएंगे कि इससे बचने के लिए फिर क्या किया जाए। हमने नॉर्मली आपने एक्सरसाइज के बारे में बताया कि हाँ, अगर उनका वज़न इतना ज़्यादा है कि वो शायद योगा क्लासेस या आपने जैसा बताया कि जॉगिंग या वॉकिंग करके वो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर इन्हें ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसके अलावा फिर किस तरह से कब ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है? देखो, इसमें दो पार्ट हैं, एक ट्रीटमेंट पार्ट और एक है प्रिवेंशन पार्ट। ट्रीटमेंट मीन्स अगर अपने को तकलीफ आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है तो उसका इलाज कराना जरूरी है। और इलाज के मुख्य दो तरीके हैं, या तो दवाई से ठीक होना या सर्जरी से होना। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें सर्जरी और दवाएं दोनों साथ मिलकर काम करती है ये। तो और दूसरा है प्रिवेंशन, यानी अपने को तकलीफ नहीं आए उसके लिए अपन ध्यान रखें। तो जो अपने पिछली बार डिस्कस किया था वो प्रिवेंशन पे था कि अपना डाइट अच्छा होना चाहिए, अपने को रेगुलर एक्सरसाइज अच्छी करनी चाहिए, इससे अपन अपना वेट ज़्यादा नहीं होने देंगे। और अपन जब हेल्दी रहेंगे तो अपने को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, डायबिटीज़ नहीं आएगी, नी जॉइंट का पेन नहीं होगा। यानी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हेल्थ पॉइंट से कहें तो डाइट और एक्सरसाइज से ही जुड़ा हुआ है। अगर अपन अभी से अर्ली एज से जी 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 डॉक्टर, एक कॉलर मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं फिर। हेलो हेलो, हाँ, हेल्थ प्लस ની અંદર લાઈવ ટીવી કે કેવા વાત કરવા માંગુ છું। जी जी जी, આપનો સવાલ પૂછશો, ડોક્ટર વિનાશ આપની સાથે જોડાઈ ગયા છે। હા, એટલે મારા મિસિસની ઉંમર 57 ની છે અને એમને દસકારો નીંદમાં બહુ જોરથી બોલાય છે અને એમને થાઇરોઇડની બીમારી છે। દસકારો બહુ જોરથી આવે છે, બાજુવાળાને ઊંઘ ના આવે। इनका वजन कितना है? जी, उनका वजन लगभग समझो ने कि 55 से 60 के बीच में है। तो अगर इनको नसखारे की तकलीफ है तो मेरी सलाह है कि आपको ENT एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये नसखारे की वजह मुख्य नाक से लेकर सांस नली के बीच के रास्ते में रुकावट होने की वजह से तकलीफ होती है ये। तो अगर वो जांच करके देखें, अगर रुकावट अगर मिलती है तो आपका उसका निदान भी मिलेगा। जी 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 हाँ, तो अभी अंत में आप जो एडवाइस दे रहे थे वो दर्शक मित्रों को देख के, क्योंकि समय हमारे पास कम है, तो लेकिन अंत में आप जो एडवाइस दे रहे थे वो हम लोगों को दे, जिससे कि ओबेसिटी की समस्या से लोग बच पाए। अच्छी डाइट का यूज़ करें, फास्ट फूड यूज ना करें,
मेरा निवेदन की फार्म हाउस में खेत में बनने वाली हर चीज़ का, हर फल सब्जी का यूज ज़्यादा करें। जितने डिफरेंट कलर के फल फ्रूट होते हैं वो उतने से अपने हेल्थ के लिए अच्छे हैं। जो फूड प्रोडक्ट फैक्ट्री में प्रोड्यूस करे जाते हैं, फास्ट फूड हो, पैक्ड फूड हो, वो अपनी सेहत के लिए रेगुलर खाना अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, नुकसानदायक है। साथ में अपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, घूमने जाना चाहिए। और ओबेसिटी से फ्री अगर परिवार को रखना है तो ये पूरा परिवार मिल करके इस एक्टिविटी को करें तो पूरे परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। जी जी, तो समय यहाँ पर समाप्त हुआ है। डॉक्टर अविनाश, आप हमारे साथ जुड़े, लोगों के सवालों का जवाब दिया और योग्य मार्गदर्शन देने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू સો મચ ફોર કમિંગ। थैंक यू। તો દર્શક મિત્રો, આજે આપણે વાત કરી છે કે મેદસ્વીતાની બીમારીથી જે તે નુકસાન થાય છે અને ખાસ કરીને બોડી ઓર્ગન્સ પર જે તે ઇફેક્ટ પડતી હોય છે, કયા ઓર્ગન પર કઈ રીતના ઇફેક્ટ પડતી હોય છે અને એનાથી કઈ રીતના બચી શકાય છે તે વિશે આપણે આજે અહીંયા ચર્ચા કરી છે। અને સાથે જ મેદસ્વીતાથી બચવા માટે આપણે શું કરી શકીએ છીએ અને જો આપ આ બીમારીનો શિકાર થઈ ગયા છો તો શું કરી શકાય છે એ તમામ આપને આજે જણાવ્યું છે। ત્યારે આ કાર્યક્રમમાં બસ આટલું જ। ફરીથી મળીશું, રજા આપશો, નમસ્કાર।